नमस्कार, मैं अनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ और आज प्रेस वार्ता में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में हैं और लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है और अखबारों के फ्रंट पेज में आज हेडलाइंस बनी हुई है। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मेहमान एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी हैं, जो तमाम जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। सबसे पहले चलेंगे हम एडिटर इन चीफ के पास और जानेंगे तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइंस बनी हुई है। देखिए, एक खबर ये है कि जो खालिस्तानी समर्थक है ये सतत भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं गतिविधियां चला रहे हैं। ANI जो है इसमें बड़े पैमाने पे इसका खबर को आज एजेंसी के थ्रू सभी मीडिया में दिया है कि जो खालिस्तानी समर्थक है वो भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं और जहाँ भी कई जगह पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के दूतावास है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके चलते जो भारतीय जो खालिस्तानी समर्थक है उन पर ANI का जो है वो खबर ANI की खबर पर उसमें कार्रवाई हुई है। तो कई जगह पर यहाँ पर जो कार्रवाई की है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मदद मिली है और ऐसा देखा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि धीरे धीरे इसमें छवि में बढ़ोतरी हो रही है, उसी हिसाब से ये देखा जा रहा है कि इस छवि को और वृद्धि करने के लिए और भारत से दोस्ती बनाने के लिए भारत विरोधी गतिविधियों पर विदेशी जो लोग और कानून है वो कानून भी भारत को मदद करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। ऐसा ही कनाडा जो कि भारत के खिलाफ हमेशा बयान देते आए हैं या अन्य देश जो भारत के मित्र देश नहीं है, बावजूद इसके वो मदद करने के लिए जब आगे आए हैं तो प्रधानमंत्री ने उनको धन्यवाद दिया और ये कहा कि इसी प्रकार से यदि हमें मदद मिलता रहा तो फिर कभी भी जो है ये मुंह उठा के किसी भी प्रकार से किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा एक खबर यह है कि जो चीन के जो 3 तरफा जो भारत विरोधी गतिविधियां चल रहे हैं चीन के द्वारा, उसमें भी कई प्रकार के जो है चीजें सामने आई है जो आज अखबारों में प्रकाशित किया गया है। जैसे एक मैं कहूँगा कि अरुणाचल में जो है इसमें भी चीन बिल्कुल नजर गड़ाए बैठा हुआ है। तो इसको देखते हुए भी जो भारत ने एक ओपन नौकरी देने की बात ये किया है, तो उसमें लग रहा है कि चीन को भी मुंह की खानी पड़ेगी। तो इसके अलावा जो मालदीव पर जो चीन की नजर है, मालदीव में करीब कई जो द्वीप है उस पर चीन का कब्जा हो गया है और मालदीव का भी ये कहना पड़ा ठीक है हमारे सरजमी पे आके भले आप लोग हमारे जो द्वीप है उसमें कब्जा कर लो, लेकिन हमें आर्थिक सहयोग के साथ साथ चीन का सहयोग चाहिए। इनके जो मोटिव है चीन का सहयोग लेना नहीं है, इनका मोटिव है केवल भारत को उसमें नीचा दिखाना है और चीन हमेशा ये कहता आया है कि भारत हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा सरदर्द है। अगर भारत हमारे खिलाफ है तो हमें बहुत सारे चीजों से नुकसान उठाना पड़ेगा, विशेष करके जो चीन का जो GDP है उस पर भी भारी कमी आई है। तो इसमें भारत को ही दोषी मान रहा है कि भारत जिस प्रकार से उन्हीं सामग्रियों को बाजार में उतार रहे हैं, उन्हीं सामग्रियों का जो निर्माण कर रहे हैं उससे चीन को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक और खबर है अमेरिका से, जो ट्रम्प के खिलाफ जो 2 केस की सुनवाई थी, उन केसों की सुनवाई को चुनावी कैंपेन बनाने में जुटे हैं ट्रम्प। कारण क्या, जैसे कि यहाँ भी आपने देखा होगा कि जिसके खिलाफ भी कोई केस मतलब लगाते हैं या कोई किसी को जेल में डालते हैं तो तत्काल वो कहने लग जाते हैं कि इंडिया में कि हमारे जो है विरोधी पार्टी है बीजेपी, इसीलिए हम लोग स्ट्रांग है, वो कमजोर करने के लिए हमारे खिलाफ कार्रवाई कर जेल में डाल रहे हैं हमारे नेताओं को। इसी प्रकार से ट्रम्प ने भी
ये बात कही है कि देखिए मेरे खिलाफ जो केस चल रहा है वो जो बाइडेन की पार्टी जो कि कमजोर है, इसी कारण से वो हमारे खिलाफ केस डाल के या इसमें कैंपेन का हिस्सा बना के मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन के जो है सारे साजिश आम जनता यहाँ पर समझ रही है, इसी कारण से जो है ये कोई कार्रवाई का फर्क कोई चुनाव में नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। जो विशेष अधिकार केस में वाशिंगटन में सुनवाई की जो बात चल रही है, वो बहस जो है गुरुवार मतलब शुरू हुई है और ट्रम्प के लिए ये कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि उनको दोषी मान लिया जाए, लेकिन ट्रम्प ने ये कहा कि भर इलेक्शन में यदि इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से उसे चुनाव से जुड़े हुए देखा जाना चाहिए, इसीलिए चुनाव तक किसी प्रकार से कोई सुनवाई ना हो। बिल्कुल जी। तो ये मुख्य खबर जो है विदेशों से रहे। जी बिल्कुल, और हम राष्ट्रीय स्तर पर खबर जानेंगे कि ऐसी क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है इस वक्त और आज दूसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं। 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग है और तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें लगातार सुर्खियों में, हमारे एडिटर सूरज जी से हम जानेंगे। सूरज जी। बिल्कुल निशा, आपने सही कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का ये दूसरा चरण है, जहां आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव होना है और इसमें 1202 उम्मीदवार मैदान में। बिल्कुल। आपको बता दूं कि ये 13 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मैं क्रमशः उल्लेख करूंगा, सबसे पहले केरल की ओर रुख करते हैं। तो केरल में जहां हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पहली चला, और जैसा कि हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण जो रहा है, दक्षिण की 129 और 2 अन्य राज्यों की मिलाकर के 131 सीटों पर उनका फोकस रहा है। बहुत ज्यादा दौरे इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के किए हैं। तो केरल की सीट पर खासतौर से केरल में देखें कि जहाँ एक वायनाड सीट को लेकर के जो है कि वायनाड सीट पार्टी के प्रत्याशी अध्यक्ष जो है वो के में लड़ाई रोचक बना दी है जी। कर्नाटक की, कर्नाटक में जो दक्षिण में भाजपा का बड़ा गढ़ माना जाता है कर्नाटक, क्योंकि पिछले चुनाव में पार्टी ने यहाँ पर अच्छी जीत हासिल की थी। इस बार कर्नाटक में भी जो है भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने के लिए उतरी। दूसरी तरफ बात करूं कि राजस्थान की 13 सीटों पर चुनाव होना है, तो राजस्थान में कांग्रेस जहां गठबंधन के भरोसे हुए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत में भी। आपको बता दूं कि दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंगलसूत्र की बात कही थी, जो प्रॉपर्टी सर्वे को लेकर के कांग्रेस के घोषणा पत्र उठाए थे, वो राजस्थान के दौसा से ही उठाए थे। और यहीं पर बांसवाड़ा में जब सभा हुई थी तब उन्होंने यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया था। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 8 सीटों पर चुनाव होना है और महाराष्ट्र की सबसे चर्चित सीट जो है वो हनुमान चालीसा से चर्चा में आई थी। जो नवनीत अमरावती जो है भाजपा प्रत्याशी और राजश्री जो की उम्मीदवारी से वहां वो सीट चर्चा में आई थी। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर चर्चा है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ गठबंधन से कई सीटों पर चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा और अमरोहा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव है। आज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 1202 प्रत्याशी हैं, इसमें कई प्रतिष्ठित लोगों की साख दांव पर लगी हुई है। कई उम्मीदवारों की, जैसे मथुरा में हेमा मालिनी है, वहीं उत्तर प्रदेश की सीट से अरुण गोविल भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो सीट भी उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई। दूसरी तरफ बात करें मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं। हालांकि 7 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन बैतूल सीट से प्रत्याशी की मौत हो जाने के कारण उसको अगले चरण 7 मई के चरण में रख दिया गया। तो आज यहाँ 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश की जो 6 सीटें हैं, इन 6 की 6 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। जहां टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ में धीरेन्द्र खटीक और पंकज अग्रवाल के बीच मुकाबला है। दमोह लोकसभा सीट पर राहुल लोधी और तरवर सिंह लोधी, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि एक तरफ लोधी और एक तरफ लोभी है। तो यहाँ समाजवाद का गणित देखा जा रहा है, जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। खजुराहो सीट की बात करें तो खजुराहो सीट पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और आरवी प्रजापति के बीच मुकाबला है। ये सीट कांग्रेस ने गठबंधन के चलते सपा के लिए छोड़ दी थी, लेकिन सपा की जो उम्मीदवार थी उनका नामांकन निरस्त हो जाने के बाद में विपक्षी गठबंधन ने आरवी प्रजापति को अपना समर्थन दे दिया है। दूसरी तरफ रीवा सीट की बात करें तो यहाँ पर चूंकि ब्राह्मण बहुल सीट है, तो यहाँ दोनों ही पार्टियों ने
ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी से जनार्दन मिश्रा है, वहीं कांग्रेस से नीलम मिश्रा चुनाव के मैदान में है। इस सीट पर भी रोचक मुकाबला देखने मिलेगा। बिल्कुल। बात करें सतना सीट की, तो यहाँ जो पूर्व जो पहले सांसद रहे हैं, फिर लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी लड़े और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने गणेश सिंह को चुनाव मैदान में उतारा और सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने टिकट दिया। इन दोनों के बीच का मुकाबला विधानसभा चुनाव में भी हम देख चुके हैं। वहां सिद्धार्थ कुशवाहा ने बाजी मारी थी। लोकसभा चुनाव में मतदाता किसे आशीर्वाद देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात करें होशंगाबाद लोकसभा सीट की, मध्य प्रदेश की, होशंगाबाद लोक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दर्शन चौधरी, कांग्रेस के संजय शर्मा के बीच मुकाबला है। ये सीट भी जो है कड़ी टक्कर की देखी जा रही है कि यहाँ दर्शन, क्योंकि वर्तमान में जो संजय शर्मा विधायक हैं वो मैदान में है और बीजेपी के टिकट से दर्शन चौधरी हैं। इस पर बात करें बिहार की, तो बिहार की 5 सीटों पर चुनाव है आज और यहाँ पर जदयू और इंडिया की लड़ाई देखी जा रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन के सहारे पर है और यहाँ पर पूर्णिया से 3 बार सांसद रहे हैं पप्पू यादव ने पर्चा भरकर यहाँ की लड़ाई रोचक बना दी है, क्योंकि यहाँ राजग ने जदयू से आई जो कीमा भारती है उनको मैदान में उतारा है। इसलिए सीट जो है चर्चा में बनी हुई है। दूसरी बात करें कि असम की, तो असम की 5 सीटों पर चुनाव है। असम में जहाँ देख रहे हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में, दूसरे राज्यों में कई अलग अलग मुद्दे हैं, असम में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सीएए का है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से हवा दी है। इसलिए असम की इन 5 सीटों पर चुनाव रोचक हो गया है। बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर आज चुनाव होना है और यहाँ पर जहाँ गठबंधन को नकारते हुए देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने एकला चलो की नीति अपनाई है। हालांकि वहां एक चीज देखिए कि संदेश खाली का जो मसला था उसको भारतीय जनता पार्टी ने हवा दी और महिला हिंसा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर के लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में टीएमसी को कड़ी चुनौती यहाँ भारतीय जनता पार्टी देती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बात करें छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव है और यहाँ सबसे बड़ा जो एकमात्र सीट है जहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही थी वो सीट है राजनांदगांव की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में और भारतीय जनता पार्टी से जो मौजूदा सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं संतोष पांडे, इनके बीच में रोचक मुकाबला है, क्योंकि राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर इन सीटों पर यहाँ पर चुनाव है। तो महासमुंद जो राजनांदगांव सीट है, राजनांदगांव सीट पर सभी की नजर टिकी हुई है। अब बात करूं मैं आउटर मणिपुर की, तो आउटर मणिपुर में ये देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है, मैं बताना चाहूंगा निशा जी, जहां एक लोकसभा सीट में 2 अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि पहले चरण में मणिपुर की जो 2 सीटें थी, दोनों सीटों पर मतदान हुआ है, लेकिन एकमात्र ये सीट है जो मणिपुर आउटर सीट पर आधे क्षेत्र में पहले चरण में मतदान हो चुका और आधे क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। हालांकि इस सीट पर अब तक 16 बार चुनाव हुए हैं, 9 बार कांग्रेस को जीत मिली है, लेकिन इस बार इस सीट पर भी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। इसके बाद बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में भी एक सीट पर चुनाव होना है। यहाँ पर जो सीपीएम से विधायक है, 3 बार विधायक रहे हैं, उनके उतरने से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में यह पहला चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की नजर यहाँ हैट्रिक लगाने की है कि यहाँ वो जीतना चाहती है। बिल्कुल। दूसरी बात करना चाहूंगा कि इस चुनाव को लेकर के जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि बम्पर मतदान हो, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान हुआ था उस मतदान के बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी राजनीतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें थी कि मतदान का प्रतिशत यदि बढ़ता है तो जीत और हार के फैसले होने में थोड़ी सी आसानी होती है, लेकिन यदि कम मतदान होता है तो मतदान के प्रतिशत पर बहुत सारी चीजें फोकस हो जाती हैं। इसलिए सभी की कोशिश है कि इन पूरी 88 सीटों पर बम्पर मतदान हो और दूसरे चरण की जो 13 राज्यों की 88 सीटें हैं इन पर सभी की नजर टिकी हुई है। जी बिल्कुल सूरज जी, आपने तमाम 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज जो वोटिंग होनी है उसकी तमाम विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस वक्त का चुनावी माहौल किस तरीके का हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जनसभाएं कर रहे हैं, तो उसमें बता दूं कि जो पीएम मोदी का बरेली में बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि मृत्यु के बाद आपकी आधे से ज्यादा संपत्ति सपा कांग्रेस की सरकार जब्त कर लेंगे और दबोच लेंगे, आपकी संपत्ति लूटकर अपने वोट बैंक को बांटेंगे। तो पीएम ने विधि विधान से जनता को समझाया कि क्या करेंगे कांग्रेस सपा वाले। उन्होंने पूरी तरीके से हमला बोला, चाहे वो समाजवादी पार्टी और चाहे वो कांग्रेस। उन्होंने जमकर कहा कि मंगलसूत्र मामले पर भी पीएम ने जमकर हमला बोला है। सपा के शहजादे की जब सरकार थी तब मंगलसूत्र छुपाकर करना पड़ता था और अब कांग्रेस के शहजादे एक लगाकर मंगलसूत्र छीनेंगे।
वे आरक्षण लूटना चाहते हैं। मुझे 400 सीट दीजिए, आपकी रक्षा करेंगे। पीएम ने ओबीसी मामले को दिया तो उन्होंने कहा कि कुर्मी, यादव, जाट, तेली, पाल, गुर्जर आज किसी भी समाज का आरक्षण सपा कांग्रेस वाले छीन नहीं पाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। बिल्कुल तो सपा को अपने परिवार के अलावा कोई भी यादव प्रत्याशी नहीं मिला है। ये अपने परिवार का ही भला करेंगे और मजबूत भारत के लिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। तो इस तरीके से अपने संबोधन में उन्होंने जमकर जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा देखिए, अगर आपको आप बीजेपी को जिताते हैं तो आपको कहीं कोई किसी का डर नहीं रहेगा। इसे हम बात करेंगे कि आप जो है मैनपुरी में अखिलेश यादव की बेटी जो है अदिति यादव, वो अखिलेश यादव के लिए प्रचार कर रही है और वही माँ जो है माँ डिम्पल यादव के लिए भी वोट कहीं न कहीं लोगों से वोट मांगने का काम करती है। वो किसने विधानसभा में डिम्पल यादव के लिए जनसंपर्क कर रही है अदिति यादव और 7 मई को सपा के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। अदिति यादव के प्रचार में काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मैं बात करूंगा राजधानी लखनऊ की, जो आज पिछले चरण के 13 राज्यों की 28 सीटों पर मतदान हुआ है, उसके लिए दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे और इस चरण में केरल में 20, कर्नाटक में 14 और राजस्थान में 13। वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अगर देखें तो 8 सीटों पर मतदान है। मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5, वहीं बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3 थे और फिर मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1 सीटों पर मतदान होना। निशान बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 के जो पिछले चरण के लिए वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम को 6 बजे तक पड़ेगी। वहीं दूसरे चरण में 13 राज्यों की जो 88 सीटों पर मतदान हो रहा है, इस केस में अगर देखें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर और अभिनेता से नेता बने बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल उम्मीदवारों में से हैं। इसके साथ ही बीजेपी की हेमा मालिनी, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग के अनुसार सुबह अगर हम देखें तो 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम को 6 बजे तक चलेगी। बिल्कुल निशा, उसी को लेकर अगर बात करें तो राजधानी में जो है आज से शुरू हो रहे नामांकन को लेकर तो एसपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 3 कक्ष हमने बनाए हैं जहां प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे और कलेक्ट्रेट परिसर से पहले 100 मीटर की परिधि में प्रत्याशी अपने प्रस्ताव और समर्थकों के साथ आ सकेगा। इसके बाद प्रत्याशी और उसके प्रस्तावी नामांकन कर सकेंगे। बिल्कुल समर्थकों या अन्य को जाने की इजाजत वहां नहीं होगी। कलेक्ट्रेट नामांकन स्थल से लेकर आसपास सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 250 पुलिसकर्मी गैजेटेड ऑफिसर तैनात रहेंगे। डीसीपी, एडीसीपी, एसपी और इंस्पेक्टर सहित एसआई तैनात रहेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रूट डायवर्जन के साथ ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्रत्याशी और इसलिए प्रस्तावकों के साथ समर्थकों को नामांकन स्थल 100 मीटर की दूरी पर किसी तरह के असलहे वाहन ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका जो यूपी में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी वो कहाँ होंगे, जैसे अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध। यहाँ पर ये जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होता है। जी बिल्कुल। देखिए निशा, जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के आज दूसरे चरण के मतदान में सम्मानित मतदाताओं से अपील करते हैं कि सुरक्षित व विकसित भारत के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट देश का स्वर्णिम भविष्य बनाने में मिला है। बिल्कुल। पहले मतदान करें तो जलपान करें। तो इसकी कड़ी में बात करेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं दिल्ली से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। बिल्कुल। जितना मतदान होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। बिल्कुल। युवा वोटर और नारी शक्ति से विशेष आग्रह किया है उन्होंने कहा वोट डालने के लिए वे चढ़कर आगे आए। आपका वोट आपकी आवाज होगी। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि लगातार देखिए एक पर चाहे पीएम मोदी
मोदी हो चाहे पीएम योगी हो, लगातार ट्विटर पे लिख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो आंकड़े हैं इस बार देखना होगा कि वोटों की परसेंटेज क्या है और क्या लोग जागरूक हो रहे हैं। कहीं न बिल्कुल। कहीं जो वोटों का अधिकार है वो लोग नहीं डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। जी मैं सीधे चलूंगी हमारे एडिटर इन चीफ के पास, क्योंकि आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हमारे एडिटर ने इस पर तमाम विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम के अलावा राहुल गांधी, और फिल्मी जगत से अगर बात करें तो हेमा मालिनी, अरुण गोविल, ये सभी भी इस वक्त मैदान में है। तो हर जगह जो है चुनाव का जो शंखनाद बज चुका है और आज दूसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम, और क्योंकि राजस्थान की भी 13 लोकसभा सीटों के लिए जो वोटिंग है वो भी शुरू हो चुकी है। देखिए, जितने चरणों में वोटिंग होने थी वो उसमें आज सेकंड चरण के वोटिंग है। लेकिन मैं एक बात इस चुनाव में जो खास है वो बताना चाहूंगा, जो सतत अखबारों में इसमें सुर्खियां बटोर रही है, वो खबर ये है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो सब इस बार आक्रामकता से भरपूर है दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे जो बड़े नेता है, ये पहली बार इतना आक्रामकता के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ में एक और जो मेन ये है कि राहुल गांधी जी इस प्रकार से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उससे भी आम जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जब राहुल गांधी के जो स्पीच है उसको रखते हैं तो निश्चित रूप से जो भारत में विशेष करके एक प्रचलन है कि चाहे आपके दुश्मन भी है, लेकिन आप यदि सभ्यता से बात नहीं कर रहे हो तो उसका नुकसान आप ही को उठाना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा कि राहुल गांधी कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता को भी कमल करके बुलाते हैं। तो ये जो है ये पाश्चात्य सभ्यता का जो एक वो है कि ये प्रमाण है कि वहाँ विदेशों में कई आगे जी, सर या साहब ऐसा कुछ लगाया नहीं जाता है। उसी पाश्चात्य सभ्यता का जो है एक नमूना देखने को मिलता है जब भारत के जो है बड़े नेता, और भले ही उनकी उम्र बहुत कम हो और बहुत वरिष्ठ नेता को भी वो नाम से पुकारते हैं, लेकिन भारत ये चीजें बर्दाश्त नहीं करता है। भारत की जनता जो है ये चीजों से बहुत नफरत करती है। तो जैसे ही मोदी के लिए जैसे आप शब्द पे उपयोग राहुल गांधी ने किया, उसको लपट लिया मोदी ने और हर मंच से उस स्पीच का हवाला देते हुए कहा कि देखिए साहबजादे ने जो है, मैं इतने उम्रदराज होने के बाद भी, भारत के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उसका पद का गरिमा या उम्र के गरिमा नहीं रखता है और शहजादा जो है इस प्रकार का भाषा का उपयोग करता है। बिल्कुल सही कहा। तो चुनाव में ये बहुत असर कर रहे हैं अभी, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा सुनने को जनता को मिल रही है वो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद एडिटर इन चीफ, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा की। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी जिन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारी साझा की। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट जानी और 13 राज्यों की आज 88 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र के जो महापर्व है चुनाव, उसका दूसरे चरण में वोटिंग है। तमाम जो खबरें थी, जो सुर्खियों में थी, हमने आप तक पहुंचाई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।